नमस्कार आप सभी को। तो मैं राम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इकोन इनसाइट पर। तो साथियों, ये हमारी जो हमने UGC नेट को डेडिकेट करते हुए PYQs की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसी सीरीज़ का ये नेक्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि यदि मदों के एक सेट में प्रत्येक मद का अपना एक निश्चित स्थान हो तब वह क्या होता है। यानी कि मदों का एक सेट है बेसिकली, और उस मदों के सेट में अगर प्रत्येक मद का क्या है कि अपना अपना जो क्या है, जो उसका स्थान क्या कर रखा है, वो फिक्स कर रखा है या वो निश्चित कर रखा है। ठीक है, जो स्थान मद का वो फिक्स कर रखा है, तो उस दौरान अगर वो फिक्स है तो मतलब अगर स्थान फिक्स है तो इस सेट को बेसिकली अपन क्या कहेंगे। ऑप्शन ए का कमजोर कर्मण है, ऑप्शन बी है सशक्त कर्मण है, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों सही हैं, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सशक्त कर्मण है। ठीक है, यानी कि सशक्त कर्मण का मीन्स क्या है कि वो क्या है, वो स्ट्रोंग ऑर्डरिंग है, स्ट्रोंग ऑर्डरिंग है। ठीक है, ये जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग की बात है बेसिकली कहाँ क्या रखी है कि जो अपना प्रोफेसर सैमुअल्सन जी की जो थ्योरी है, प्रोफेसर सैमुअल्सन की जो थ्योरी है, ठीक है, जो हमारी रिवील्ड प्रेफरेंस की जो थ्योरी है, रिवील्ड प्रेफरेंस की जो थ्योरी है, उस रिवील्ड प्रेफरेंस की थ्योरी के अंदर स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग की बात आती है। यानी कि अगर कोई सेट है और उस सेट के अंदर प्रत्येक मद का अपना एक निश्चित स्थान है तो उसको हम सशक्त कर्मण बोलेंगे। ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग बोलेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि बैरोमेट्रिक नेतृत्व का निहितार्थ है। यानी कि जो बैरोमेट्रिक नेतृत्व का मीन्स क्या है, यानी कि जो हम मॉडल्स पढ़ते हैं हमारे मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर, ओलिगोपोली के जो मॉडल्स पढ़ते हैं उनके अंदर हम पढ़ते हैं बैरोमेट्रिक मतलब जो प्राइस लीडरशिप। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि जो बैरोमेट्रिक नेतृत्व का निहितार्थ क्या है। ऑप्शन ए है कम कीमत फर्म का नेतृत्व, ऑप्शन बी है उच्च कीमत फर्म का नेतृत्व, ऑप्शन सी है सर्वाधिक अनुभवी फर्म का नेतृत्व, या ऑप्शन डी है न्यूनतम अनुभवी फर्म का नेतृत्व। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वाधिक अनुभवी फर्म का नेतृत्व। ठीक है, यानी कि बैरोमेट्रिक नेतृत्व का मीन्स क्या होता है कि पहली बात तो ये किसके अंदर होता है, ये ओलिगोपोली के अंदर होता है। ओलिगोपोली यानी कि जो अपनी ओलिगोपोली मार्केट है, ओलिगोपोली मार्केट का मीन्स क्या है, जहाँ कुछ संख्या में क्या फर्में हैं अपनी। ठीक है, फर्मों की कुछ संख्याएं हैं। ठीक है, जो अपनी लगभग 2 से 8 तक हमारी क्या हो सकती है, हमारी फर्में हो सकती हैं। तो जो ये कुछ संख्या में फर्में ही क्या चाहती हैं, ये अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है। फर्में चाहती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो उस चीज़ को लेके ये क्या कर लेती हैं, ये अपना एक संगठन बना लेती हैं, ये अपना कोल्यूजन बना लेती हैं। ठीक है, तो उस कोल्यूजन के अंदर फिर क्या होता है कि जो हमारा अपना क्या होता है, प्राइस डिसाइड करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो उसके अंदर एक तरीका होता है कि सर्वाधिक अनुभवी फर्म, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जिस फर्म का मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा अनुभव है, वो फर्म क्या करती है, वो फर्म कीमत को डिसाइड कर देती है, वो कीमत को निश्चित कर देती है। और वो जो डिसाइड की हुई कीमत है, उस कीमत पे क्या करती है, जो इंडस्ट्री की जो उद्योग की बाकी फर्में हैं वो क्या करती है, उसको फॉलो करना शुरू कर देती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बैरोमेट्रिक नेतृत्व बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सीमित मूल्य निर्धारण के साइलोज मॉडल में मांग की लोच। यानी कि जो सीमित मूल्य निर्धारण का साइलोज का जो मॉडल है, उस मॉडल के अंदर मांग की लोच बेसिकली क्या है। ऑप्शन ए का एकिक लोच है, ऑप्शन बी है पूर्ण रूपेण अलोच है, ऑप्शन सी है पूर्ण रूपेण लोच है, ऑप्शन डी है अस्थिर है। यानी कि एकिक लोच यानी कि 1 के बराबर है, इलास्टिसिटी 1 के बराबर है। अपूर्ण लोच का मतलब क्या है कि इलास्टिसिटी बिल्कुल 0 है। पूर्ण रूपेण लोच का मतलब क्या है कि जो इलास्टिसिटी वो इन्फिनिटिव है या अस्थिर है, यानी कि मतलब उसके अंदर स्थिरता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एकिक लोच है। यानी कि उसकी लोच क्या है, उसकी लोच जो सीमा कीमत जो साइलोस लाबिनी का है, यह साइलोस, इनका पूरा नाम जो है साइलोस लाबिनी, साइलोस लाबिनी। ठीक है, ये जो साइलोस लाबिनी का मॉडल है, इस साइलोस लाबिनी के जो मॉडल के अंदर बेसिकली अगर हम कीमत निर्धारण का इनका जो मॉडल है उसके अंदर अगर मांग की लोच की अगर हम बात करें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें, तो वो 1 के बराबर, उसको हम एकिक लोच बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि रिज लाइन वह बिंदु पथ है जहां समुचित साधन की सीमांत उत्पादकता है। यानी कि हम रिज लाइन का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो रिज लाइन के बेसिकली वह बिंदु पथ है, यानी कि अलग अलग बिंदु पथों को मिला के दो लाइनें बनती हैं जिनको हम रिज लाइन्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी क्या है, जहां समुचित साधन की सीमांत उत्पादकता है, यानी कि वो किसके बराबर है। ऑप्शन ए है 1 के बराबर है, ऑप्शन बी है 0 के बराबर है, ऑप्शन सी है 1 से अधिक है, या ऑप्शन डी है 1 से कम है। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा बी, 0 के बराबर है। ठीक है, यानी कि जो रीज लाइन्स है, बेसिकली रीज लाइन्स का जो बिंदु पथ है वो कहाँ है, जो उनका बिंदु पथ है वो वहां से गुजरता है जहां पर सीमांत उत्पादकता क्या समुचित साधनों की सीमांत जो उत्पादकता है वो 0 के बराबर है या वो 0 के बराबर होती है। ठीक है, अगर अपन रीज लाइन्स की बात करते हैं तो एक मिनट, रीज लाइन्स का जो कंसेप्ट है, वो जो रीज लाइन का कंसेप्ट है वो बेसिकली कीमत निर्धारण के कंसेप्ट के तौर पे काम करता है। क्योंकि जो अपनी फैक्टर्स की क्या होती है कि जो हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल लो होता है, मतलब रिटर्न्स टू फैक्टर्स के जब हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज की, सेकंड स्टेज की या थर्ड स्टेज की बात करते हैं, तो बेसिकली जो हमारी रीज लाइन्स होती हैं जैसे इस टाइप में, ये हमारी क्या है, ये हमारी रीज लाइन्स होती है। ठीक है, तो इनके बीच का जो एरिया बेसिकली प्रोडक्शन कहाँ होता है, इनके बीच के एरिया के अंदर प्रोडक्शन होता है। क्योंकि ये जो बिंदु है, ठीक है, यानी कि ये अपना वो बिंदु मान लेते हैं, ये अपना आर बिंदु मान लेते हैं, अपना एस बिंदु मान लेते हैं, इनके जो बीच का जो एरिया बेसिकली वही प्रोडक्शन के लिए सबसे सुटेबल एरिया है। क्योंकि इससे बाहर क्या होता है, इससे बाहर भी अनसुटेबल रीजन है और इसके इस साइड भी क्या होता है, अनसुटेबल रीजन है बेसिकली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम का संबंध किससे है। ठीक है, यानी कि जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है उसका रिलेशन किससे है। ऑप्शन ए है जेएम केन से, ऑप्शन बी है मिल्टन फ्रीडमैन से, ऑप्शन सी है जेआर ड्यूजेनबरी से, या ऑप्शन डी है एंडो मोदिग्लियानी से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए जेएम केन से। यानी कि जो उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम है, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है, उसका रिलेशन किसके साथ है, उसका केन्स के साथ रिलेशन है। ठीक है, इस बेसिकली इस लॉ के अंदर केन साहब क्या कहते हैं कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो उसी अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अपना कंजम्पशन बढ़ाता है। लेकिन जिस दर से इनकम बढ़ती है उस दर से कंजम्पशन नहीं बढ़ता। क्योंकि लोग क्या करते हैं भाई, जैसे मान लीजिए मेरी इनकम 100 रुपये थी, मेरी इनकम बढ़ के 200 रुपये हो गई, और पहले मैं कंजम्पशन करता था 90 रुपये का, 10 रुपये बचा लेता था। अब मैं क्या करता हूँ, कंजम्पशन 150 रुपये की करता हूँ। मेरी कंजम्पशन बढ़ी लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितने की क्या हो, मेरा इनकम बढ़ी है। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ इनकम को क्या कर लिया, सेव कर लिया। भाई फ्यूचर के अंदर मेरे को कुछ जरूरतें हो सकती हैं तो उनके लिए क्या कर लिया, मैंने सेव कर लिया। ठीक है, अगर अपन इक्वेशन की बात करें तो यहाँ चेंज इन इनकम इज इक्वल टू किसके बराबर होता था, चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग। ठीक है, यानी कि इनकम में जितना चेंज आया उसके अकॉर्डिंग मतलब चेंज तो आया कंजम्पशन में, लेकिन उतना ही चेंज नहीं आया। यानी चेंज इन इनकम किसके बराबर है, चेंज इन कंजम्पशन इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग। यानी कि कंजम्पशन में जितना चेंज आया प्लस सेविंग में जितना चेंज आया वो दोनों किसके बराबर है, इनकम के चेंज के बराबर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि केन्स के अनुसार रोजगार का स्तर निर्भर करता है। यानी कि जो केन्स है, केन्स के अकॉर्डिंग जो रोजगार का स्तर वो किसके ऊपर निर्भर करता है। ऑप्शन ए है समग्र मांग पर, ऑप्शन बी है समग्र आपूर्ति पर, ऑप्शन सी है मांग एवं आपूर्ति का संतुलन, ऑप्शन डी है प्रभावी मांग पर। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा प्रभावी मांग, यानी कि इफेक्टिव डिमांड के ऊपर क्या करता है, जो रोजगार का स्तर है वो क्या करता है, केन्स के अकॉर्डिंग वो निर्धारित करता है। ठीक है, अगर अपन इफेक्टिव मांग की बात करें तो इफेक्टिव मांग का मीन्स क्या है कि जो क्या है कि जो हमारी जो कंप्लीट मांग होती है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, मतलब जो प्रभावी मांग होती है, सॉरी किसी भी इकोनॉमी के अंदर क्या होती है, जो प्रभावी मांग होती है या जो इफेक्टिव जो डिमांड होती है। ठीक है, यानी कि अलग अलग क्या होता है, अलग अलग टाइप की हमारी इकोनॉमी होती है। जैसे हमारी पूंजीवादी इकोनॉमी है या समाजवादी इकोनॉमी। बेसिकली अगर हम पूंजीवादी इकोनॉमी के अंदर बात करेंगे तो उसके अंदर जो इकोनॉमी के अंदर जो अपने इफेक्टिव डिमांड है बेसिकली वो, और जो या जो जिसको दूसरा क्या नाम बोलते हैं, जिसको हम समर्थ मांग भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो समर्थ मांग का कंसेप्ट है बेसिकली, इससे क्या होगा, बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी। अगर समर्थ मांग में कमी होगी या प्रभावी मांग कम होगी, इफेक्टिव डिमांड कम होगी, तो इट मीन्स क्या है, बेरोजगारी में वृद्धि हो जाएगी भाई। ठीक है, यानी कि
केन्ज प्रभावी मांग के अकॉर्डिंग तय करता है कि रोजगार का स्तर। अगर प्रभावी मांग इक्विलिब्रियम में है तो अपना रोजगार फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रहेगी। अगर अपनी क्या है प्रभावी मांग क्या होगी, प्रभावी मांग में कमी आ गई तो अपना बेरोजगारी बढ़ जाएगी। अगर प्रभावी मांग बढ़ गई तो क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट या अपना क्या होगा, अपना रोजगार की जो लेवल क्या हो जाएगी वो बढ़ जाओगे। ठीक है, अगर इसकी अपन बात करें कि जो अपना प्रभावी मांग है, प्रभावी मांग अपना डिसाइड कहाँ होता है या यहाँ इसका हम निर्धारण कहाँ पर करते हैं, तो इसका हम वहाँ निर्धारण करते हैं जहाँ अपना क्या होता है, जहाँ हम एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है, यानी कि जहाँ अपनी समग्र मांग इज इक्वल टू जो अपनी समग्र पूर्ति होती है, तो वहाँ जो कटिंग का बिंदु होता है या जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है वही क्या होती है, वही हमारी प्रभावी मांग होती है, इफेक्टिव डिमांड होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि यदि मुद्रा की आपूर्ति m के बराबर है, m डैश यानी कि m को हम कांस्टेंट मान रहे हैं, तथा मुद्रा के लिए मांग के HI द्वारा दी गई है, तब ब्याज या रेट ऑफ इंटरेस्ट के प्रीफिक्स में LM का समीकरण क्या होगा। ठीक है, यानी कि हमें मुद्रा की आपूर्ति दे रखी है, m कांस्टेंट के बराबर दे रखा है, मुद्रा की मांग दे रखी है, मुद्रा की मांग ये क्या मुद्रा की आपूर्ति है, और जो मुद्रा की मांग दे रखी है वो KY/HI के बराबर दे रखी है। ठीक है, तो इसमें हमें LM का समीकरण बनाना है। तो जो LM का समीकरण होता है बेसिकली वो क्या होता है, यानी कि मुद्रा की जो सप्लाई है इज इक्वल टू मुद्रा की जो डिमांड है, KY-HI होता है, ये मतलब ये सिंबल HI है। ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं, HI को इस साइड ले आओ, HI को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा अपना KY-M कांस्टेंट, ये M कांस्टेंट मान रखे अपन। ठीक है, तो जो ये M कांस्टेंट है, अब क्या होगा, M कांस्टेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट की अब हम बात कर रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपना, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू बराबर है KY अपना ये H उस साइड लेके चले जाएंगे तो KY अपॉन में अपना H आ गया और Y माइनस M डैश अपॉन में H आ गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये अपना LM के प्रीफिक्स में अपना क्या हो जाएगा, ये समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि वर्तमान समय में HDI को मापा जाता है, यानी कि अपना जो प्रेजेंट टाइम है उस टाइम के अंदर बेसिकली क्या है कि जो अपना HDI है, HDI के अंदर बेसिकली किस चीज से मापा जाता है। ऑप्शन ए का स्वतंत्रतावादी परिपेक्ष, ऑप्शन बी है आदर्शवादी परिपेक्ष, ऑप्शन सी है अधिप्राप्ति परिपेक्ष, या ऑप्शन डी है वंचनाकारी परिपेक्ष। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिप्राप्ति परिपेक्ष, यानी कि जो वर्तमान के अंदर अपना जो HDI है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। ठीक है, जो अपना क्या होता है, जो UNDP के द्वारा पब्लिश कराया जाता है, इसकी जो रिपोर्ट होती है, ये जो बेसिकली किया जाता है, ये अधिप्राप्ति परिपेक्ष के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, इसका मापन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अतिवादियों के लिए विकास तथा अल्प विकास है, यानी कि जो अतिवादी है बेसिकली उन अतिवादियों के अकॉर्डिंग विकास यानी कि जो अपना डेवलपमेंट और जो अंडर डेवलपमेंट की जो कंडीशन वो बेसिकली क्या है। ऑप्शन ए है अनुक्रमिक, ऑप्शन बी है सह उपस्थित, ऑप्शन सी है सहजातीय, या ऑप्शन डी है सहअंक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सह उपस्थित, यानी कि जो अतिवादी है अतिवादियों के अकॉर्डिंग क्या है कि जो डेवलपमेंट की कंडीशन है और जो अंडर डेवलपमेंट की कंडीशन है। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों सह उपस्थित यानी कि दोनों साथ साथ में उपस्थित होने वाली कंडीशन है। किसी इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता कि वो पूरी डेवलप्ड ही कंट्री है या अंडर डेवलप्ड ही कंट्री है। किसी भी कंट्री के अंदर जो बेसिकली अलग अलग क्षेत्र होते हैं या जो अलग अलग एरियाज होते हैं, वो एरियाज क्या होते हैं, कुछ एरियाज या कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो डेवलप्ड होते हैं और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो अंडर डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि IRR ह्रास यानी कि डेप्रीजिएशन की वह दर है जो बनाती है, यानी कि जो IRR जो डेप्रीजिएशन की जो रेट है वो क्या बनाती है। ऑप्शन ए का PVC इज इक्वल टू PVB, ऑप्शन बी है PVC ग्रेटर देन PVB, ऑप्शन सी है PVC लेस देन PVB, और ऑप्शन डी है PVB अपॉन PVC ग्रेटर देन 1। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, PVC इज इक्वल टू PVB, यानी कि जो अपना IRR की बेसिकली जो डेप्रीजिएशन की रेट है वो डेप्रीजिएशन की रेट क्या बनाती है, वो बनाती है कि PVC इज इक्वल टू PVB। ठीक है, यानी कि PVC को वो PVB के इज इक्वल टू करती है, बराबर करती है। आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी अथवा वृद्धि के अनुरूप नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा स्थायी अवस्था अथवा नहीं अवस्था है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी अवस्था वृद्धि के अनुरूप नहीं है। ठीक है, तो अगर इसके अंदर अपन बात करें, ऑप्शन ए का है हेरोड तटस्थता, ऑप्शन बी है हिक्स की तटस्थता, ऑप्शन सी है हेरोड की अतटस्थता और ऑप्शन डी है हिक्स की अतटस्थता। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हेरोड की तटस्थता। यानी कि जो हेरोड की जो तटस्थता है या जो हेरोड की जो तटस्थता वो किसके बराबर नहीं है, किसके अनुरूप नहीं, वो स्थायी अवस्था वृद्धि के अनुरूप वो नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि वास्तविक छुरी की धार समस्या से अभिप्राय है, यानी कि नाइफ एज जो इक्विलिब्रियम हम पढ़ते हैं, नाइफ एज ईडीजी एज इक्विलिब्रियम का जो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, वास्तविक छुरी धार की समस्या से अभिप्राय है। ऑप्शन ए है जी एन नॉट इज इक्वल टू जी डब्ल्यू, ऑप्शन बी है जी एन और जी डब्ल्यू की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है जी एन और जी डब्ल्यू की अस्थिरता, ऑप्शन डी है जी एन और स्वयं जी डब्ल्यू की अस्थिरता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जी एन और जी डब्ल्यू की अस्थिरता। ठीक है, यानी कि जो हेरेड डमरो का मॉडल है उसके अंदर वास्तविक जो हमारी छुरी धार की समस्या का हम अध्ययन करते हैं उसके अंदर हम 3 टाइप के जी पढ़ते हैं। ठीक है, एक हम रियल पढ़ते हैं, एक हम वारंटेड ग्रोथ पढ़ते हैं और एक हम नेचुरल ग्रोथ रेट पढ़ते हैं। 3 टाइप की हम ग्रोथ रेट पढ़ते हैं। तो जो छुरीदार की समस्या अपनी आती है उसका मतलब क्या है कि जो अपनी नेचुरल ग्रोथ रेट है और जो अपनी वारंटेड ग्रोथ रेट है उन दोनों के अंदर क्या है, उन दोनों के अंदर स्थिरता है। और अगर आप इस इक्विलिब्रियम की बात करें, जो चाकू छुरीधार जो छुरीधार की समस्या का जो इसका इक्विलिब्रियम कहाँ हो जाएगा, जहाँ अपना जी इज इक्वल टू जी डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एन, यानी कि जहाँ रियल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू वारंटेड ग्रोथ रेट और इज इक्वल टू नेचुरल ग्रोथ रेट, जहाँ ये तीनों ग्रोथ रेट बराबर हो जाएगी वहाँ कोई भी इकोनॉमी कहाँ हो जाएगी, पूर्ण रोजगार के संतुलन पर चली जाओगी और क्या हो जाएगा, एक चाकूधार संतुलन बन जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं भाई। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भारत के प्रथम वित्त आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, भारत में 15 वित्त आयोग हो लिया, अभी 16वां वित्त आयोग का क्या है, गठन कर दिया गया है। अगर 16वां वित्त आयोग के अगर अध्यक्ष की बात करें तो श्री अरविंद पनगड़िया को क्या बना दिया गया, उसका अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ किसको पूछ रखे, यहाँ पहले जो अपने क्या पूछ रखे, यहाँ अपने फर्स्ट पूछ रखे कि जो अपना पहला वित्त आयोग था, तो पहला वित्त आयोग के अपना गठन किसका नेतृत्व के अंदर किया गया था। ऑप्शन ए का के सी नियोगी, ऑप्शन 2 है के संथानम, ऑप्शन 3 है के चंदा, ऑप्शन डी है सी रंगराजन। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए के सी नियोगी। के सी नियोगी के नेतृत्व में अपना पहला वित्त आयोग का गठन किया गया था, किस कब 1951 के अंदर। ठीक है, जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग का बेसिकली काम क्या है, जो अपने सेंट्रल स्टेट के अंदर क्या करना, वित्त का बंटवारा करना या उनके अंदर रिसोर्सिज या जो संसाधनों का बेसिकली बंटवारा, वित्त से रिलेटेड संसाधनों का बंटवारा करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भारत के संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय वित्त में आय का स्रोत नहीं है। ठीक है, यानी कि जो भारत का जो संविधान है उसके प्रावधानों के अंदर क्या, केंद्रीय वित्त में आय का स्रोत, उसके अंदर 3 शेड्यूल्स हैं बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एक अपनी क्या है, एक अपनी सेंट्रल लिस्ट है, एक अपनी स्टेट लिस्ट है और एक अपनी कॉन्करेंट लिस्ट है। ठीक है, उसके अंदर क्या बेसिकली उसके अंदर बताया गया है कि कौन सी गवर्नमेंट किसके अंदर बेसिकली टैक्स लगा सकती है या कहाँ से अपनी जो रेवेन्यू या कहाँ से अपनी इनकम क्या कर सकती है, ले सकती है, सेंटर के लिए भी और स्टेट के लिए भी। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है निगम कर, ऑप्शन 2 है सीमा शुल्क अधिभार, ऑप्शन 3 है आयकर, ऑप्शन 4 है भू राजस्व। तो राइट आंसर आ जाएगा भू राजस्व, यानी कि भूमि के ऊपर जो कर है वो केंद्रीय वित्त की आय का स्रोत नहीं है, बल्कि ये किसका है, ये स्टेट का काम है। ठीक है, इसके ऊपर टैक्स लगाना किसका काम है, इसके ऊपर टैक्स लगाना स्टेट का काम है। तो आगे बढ़ते हैं भाई। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा परिनियम एडम स्मिथ से संबंधित है, यानी कि इनमें से कौन सा परिनियम जो है वो अपने एडम स्मिथ से रिलेटेड है। ऑप्शन ए है लोच का परिनियम, ऑप्शन बी है उत्पादकता का परिनियम, ऑप्शन सी है निश्चितता का परिनियम और ऑप्शन डी है समीचीनता का परिनियम। तो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि निश्चितता का परिनियम, यानी कि जो अपना क्या जो निश्चितता का परिनियम किससे रिलेटेड है, ये अपना एडम स्मिथ साहब से रिलेटेड है। एडम स्मिथ की अगर बात करें तो फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इनको बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ
मॉडर्न इकोनॉमी बोलो, पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलो, तो उसका फादर कौन है? एडम स्मिथ को बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सवर्ण मानकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन द्वारा भुगतान संतुलन में स्वयं समायोजन लाया जाता है? यानी कि जो यदि सवर्ण मानक के अंतर्गत अपन बात करें तो किसके अंदर परिवर्तन से भुगतान संतुलन में स्वयं समायोजन लाया जाता है? कीमतों का सामान्य स्तर, विनिमय की दरें, कीमतों का सामान्य स्तर तथा विनिमय की दरें, और ऑप्शन डी है अपना आय। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भाई, विनिमय की दरें। यानी कि अगर सवर्ण मानकों के अंदर अगर हम बात करें, यानी कि अगर गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करें तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड की बात है, गोल्ड स्टैंडर्ड। यानी कि जब क्या हो, जब दो देशों की मुद्राओं के अंदर बेसिकली जो चेंजिंग की अगर हम बात करते हैं, या जो अपना क्या है, जो हम एक्सचेंज की जो रेट की बात करते हैं डिसाइड, अगर वो सवर्ण मानकों की गोल्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगी तो उसके अंदर क्या होगा, विनिमय दरों में चेंज हो जाएगा। वो क्या करता है, अपने आप स्वयं समायोजन लाओगा। अगर विनिमय दरों के अंदर चेंज आओगा तो विनिमय दरों के अंदर चेंज आने से किसी देश के भुगतान संतुलन के ऊपर अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि नवीन उद्योग नीति का प्रमुख बल खालिस्तान की अधिकतर भागीदारी आमंत्रित करता है। ऑप्शन ए सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन बी स्टॉक क्षेत्र, ऑप्शन सी निजी क्षेत्र, या ऑप्शन डी बैंक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वह निजी क्षेत्र हो जाएगा। यानी कि नवीन उद्योग नीति, जो अपनी नई उद्योग नीति आई है बेसिकली, यानी कि जो अपना एलपीजी का मॉडल आया है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, 1991 के दौर में ये मॉडल आया था। इस मॉडल के अंदर बेसिकली क्या कर दिया गया था, अपना चीज़ों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया था, या अपन कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के जो रिस्ट्रिक्शन थे, गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन को कम कर दिया गया था या हटा लिया गया था। सिर्फ कुछ जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है वहीं क्या कर दिया था, वहीं सिर्फ गवर्नमेंट के लिए क्या कर दिया गया था भाई, यही गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन है। उसके अलावा बाकी सारे सेक्टर क्या कर दिए थे, निजी सेक्टर के लिए खोल दिए थे भाई। आगे बढ़ते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन प्रायिकता प्रतिचयन है? यानी कि ये जो अपना क्या होता है, जो अपनी प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी के अंदर प्रायिकता का चयन, यानी कि एक प्रायिकता एक गैर प्रायिकता, दो प्रकार की होती हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो इसके अंदर कौन सा प्रायिकता का वो है चयन है बेसिकली। ठीक है, तो जब हम इसके अंदर बात करते हैं, ऑप्शन ए सुविधा प्रतिचयन, ऑप्शन बी सौद्देश्य प्रतिचयन, ऑप्शन सी क्रमबद्ध प्रतिचयन, या ऑप्शन डी कोटा प्रतिचयन। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई क्रमबद्ध प्रतिचयन। जो अपना क्रमबद्ध प्रतिचयन है, ये क्रमबद्ध प्रतिचयन अपना प्रायिकता प्रतिचयन है, ना कि गैर प्रायिकता। लेकिन जो अपना सुविधा प्रतिचयन, यानी कि अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग ही अपने क्या कर लिया, अपने जो क्या कर लिया, अपने मतलब जो हमने मतलब काम कराया, या जो डाटा का कलेक्शन कर लिया। सो उद्देश्य, यानी कि अपना पहला कोई उद्देश्य था, उद्देश्य के अकॉर्डिंग अपने प्रतिचयन कर लिया। और कोटा प्रतिचयन, यानी कि एक कोटा प्रणाली के अकॉर्डिंग, जैसे अपना क्या नहीं होता टैरिफ कोटा, कोटा यानी कि कुछ रिस्ट्रिक्शन के तहत, यानी कि कुछ कोटा फिक्स कर दिया कि हमने यहाँ से ही क्या करना, अपना सैंपल लेना। ठीक है, तो सैंपलिंग के अंदर बेसिकली दो मेथड होते हैं, अपना प्रायिकता सैंपलिंग और एक गैर प्रायिकता नॉन प्रायिकता सैंपल। तो अपना जो क्रमबद्ध प्रतिचयन है ये क्या अपना, ये अपना सैंपलिंग प्रतिचयन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निवेश आउटपुट के सिद्धांत में निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि जो निवेश आउटपुट का सिद्धांत है बेसिकली उसको आरोही क्रम के अंदर अपने बताना है। ऑप्शन ए पहला है जो केन्स का सिद्धांत है, बी है गतिवर्धक का सिद्धांत है, सी है गतिवर्धक का लचीला सिद्धांत, और फिर टोबिन का क्यू सिद्धांत। यानी कि टोबिन का क्यू थ्योरी आई थी भैया निवेश की। ये निवेश की अलग अलग थ्योरीज हैं। तो अगर हम इसको सजाने की कोशिश करें तो भाई ये जैसा है एज इट इज जैसा ही आ जाएगा, मीन्स ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, सबसे पहले अपना केन्स का सिद्धांत आया था भाई, उसके बाद गतिवर्धन का सिद्धांत आया था, उसके बाद गतिवर्धन का लचीला सिद्धांत आया था, और उसके बाद अपने टोबिन की क्यू थ्योरी आई थी। यानी कि ये चार थ्योरी इसी सीक्वेंस में आई थी भाई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भारतीय बजट के अध्ययन के लिए निम्नलिखित अवधारणाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि जो भारतीय बजट है उस बजट के निम्नलिखित अवधारणाओं को आरोही क्रम में क्या करना, हमें आरोही सीक्वेंस में हमें लगाना कि कौन सा घाटा बेसिकली क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा भाई। यानी कि सबसे पहले ऑप्शन 3 वित्तीय घाटा,
सबसे कम होता है वित्तीय घाटा। वित्तीय घाटा के बाद आती है बारी आय का घाटा। आय के घाटे के बाद प्राथमिक घाटा या प्राइमरी डेफिसिट, और उसके बाद आता अपना बजटीय घाटा भाई। ठीक है। यदि अब अपन वित्तीय घाटा की बात करें तो वित्तीय घाटा का मतलब क्या है कि अपना ओवरऑल घाटा, यानी कि अपनी जो क्या है कि ओवरऑल जो अपनी समग्र राजस्व प्राप्तियां प्लस समग्र पूंजी प्राप्तियां माइनस में सार्वजनिक ऋण प्लस अन्य देयताएं, यानी कि अपना जो समग्र व्यय हो गया। ठीक है। उसके बाद अगर अपन आय का घाटा की बात करें तो इट मीन्स क्या है कि जो अपना समग्र राजस्व प्राप्तियां माइनस समग्र जो अपना क्या राजस्व व्यय है, सिर्फ राजस्व की इसके अंदर हम बात करेंगे। प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो मीन्स जो अपना राजकोषीय घाटा माइनस जो अपना क्या कर दिया ब्याज की जो अदायगी कर दी। और अगर हम बजटीय घाटा की बात करें यानी कि जो अपनी कुल प्राप्तियां हैं माइनस अपना जो कुल व्यय है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। तो यही क्वेश्चन थे भाई आज की अपनी पीडीएफ में। तो आशा है, उम्मीद है कि क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शंस में डाउट डाल के हमसे पूछ सकते हैं चीज़ों को, या कोई एक्सप्लेनेशन आपको नहीं समझ में आई तो आप भी दोबारा पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, सीखते रहिएगा। धन्यवाद। और अगर चैनल पर चीज़ें पसंद आ रही हैं, वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ठीक। तो धन्यवाद।